नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। करंट अफेयर की कड़ी में आज हम 27 जुलाई का करंट पढ़ रहे हैं। 27 जुलाई से तात्पर्य है कि कल का 26 का 25 का जो भी है उसके अकॉर्डिंग करंट पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे तो वो ही हम डे रूटीन में 5 न्यूज़ ले रहे हैं और उन 5 न्यूज़ को हम बताना चाह रहे हैं कि भाई किस किस प्रकार से वो जुड़ती हैं। तो देखिएगा, पहला नंबर है आज की जो न्यूज़ हैं उनमें क्या क्या है। तो मणिपुर जल आपूर्ति योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को की। तो 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। ठीक है। एक इंडसेट परीक्षा का आयोजन किया गया, इंडिया सैटेलाइट परीक्षा की गई है। तो इंडसेट परीक्षा का आयोजन हुआ है, मानव संसाधन मंत्रालय ने ये परीक्षा आयोजित की है। तो ये और सैटेलाइट के माध्यम से यानी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई गई। तो चर्चा में रही, अभी हम डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। तो वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? नई दिल्ली, और अभी इन तारीखों को हुई है 25 जुलाई। और एक मानव संसाधन मंत्रालय ने एक ऐप जारी किया है, यानी जो दर्पण जारी किया है जिस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। तो मनोदर्पण, कौन सा? मनोदर्पण। जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं, जो भी है, उनकी मनोदशा, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको मजबूती प्रदान करने के लिए एक ऐप जारी हुआ है। तो उसका नाम है मनोदर्पण। कारगिल विजय दिवस कल 26 जुलाई को मनाया गया। तो कारगिल विजय दिवस कल 26 जुलाई को हमने मनाया। तो ये 5 प्रकार की न्यूज़ आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। पहला नंबर मणिपुर जल परियोजना, दूसरा नंबर इंडसेट परीक्षा का आयोजन, तीसरा नंबर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, चौथा नंबर मनोदर्पण, पांचवा नंबर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया। ये 5 न्यूज़ है, इन्हीं के माध्यम से हम सब्जेक्टों को आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे। तो 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं तो पहला टॉपिक है मणिपुर जल आपूर्ति योजना। समझ गए? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जुलाई 2020 को की है। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर में जल की समस्या के निदान के लिए ये शुरुआत की गई है। तो मणिपुर इसके अलावा हम पहले बोले तो मणिपुर किसके लिए चर्चित रहा? तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो मणिपुर में खोला गया। तो देश का पहला केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो मणिपुर में खोला गया। तो ये आपका मणिपुर के साथ, तो मणिपुर के 2 क्वेश्चन हो गए। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? मणिपुर में। और अभी हाल ही में पूर्वोत्तर मणिपुर की जल समस्या का निदान करने के लिए मणिपुर जल परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आए, यह जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो एक प्रोजेक्ट हमारे देश में चलाया गया, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में ही हुई है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में तो नल होगा और प्रत्येक नल में जल होगा, यानी पाइपलाइन के जरिए हम प्रत्येक घर में जल पहुंचाएंगे, शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे पाइपलाइन के जरिए। तो प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल, ये राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की गई। इसका जो टारगेट हर घर में जल पहुंचाने का रखा है वो 2024 रखा है। हर घर में जल पहुंचाया जाएगा, ये टारगेट कब का रखा है? तो 2024 का रखा है। और इसका जल मिशन का जो
नियंत्रण है वो कौन से मंत्रालय के पास है, तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। आपको दोस्तों पता है मोदी जी की जो 2.0 सरकार है, दूसरी सरकार है, उसमें ही पहली बार जल शक्ति मंत्रालय खोला गया है। और जल शक्ति मंत्रालय हमारे राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हाल ही में काफ़ी इस पॉलिटिकल सिनेरियो में भी चर्चित हैं, तो वो इनके मंत्री हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय पहली बार ही खोला गया है। और जल शक्ति मंत्री राजस्थान से कौन है, मतलब ये कौन है, तो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ से सांसद है, तो जोधपुर से सांसद हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ रही हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, तो ये टोटल आपकी बात आ गई। अब हम बोल रहे हैं आज हमारे देश में पाइपलाइन के जरिए जो जल जा रहा है, पाइपलाइन के जरिए जो जल जा रहा है वो केवल 24% घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। कौन था, कितने परसेंट घरों में, 24% घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। तो ये हमारा इसका उद्देश्य। तो देखिए आज की तारीख में 24% जल ही घरों में उपलब्ध हो रहा है, तो इसको 100% करने के लिए हमने लक्ष्य रखा है 2024 का। और ये डील जो मंत्रालय कर रहा है उसका नाम क्या है, जल शक्ति मंत्रालय, जिसमें मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये जो मिशन चल रहा है वो जल जीवन मिशन चल रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत ही मणिपुर जल परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ये टोटल आपकी बात आ गई। अब जल से जुड़ा हुआ जल दिवस हम कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। और अब अगर पूरी पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर टोटल पृथ्वी के 100% हिस्से में, मतलब वैसे बोले तो 71% जल है। कितना, 71% जल। और 29% क्या है, स्थल। 71% जल में 97% जल समुद्री जल है जो लवणता के कारण उपयोगी नहीं है। और 3% जल ही शुद्ध जल है, जिसमें से हम केवल लगभग 1.5% जल का ही उपयोग करते हैं। यानी टोटल पृथ्वी पर जो जल है उसका केवल 1.5% ही उपयोग में आता है। और आपको पता है इतना जल होने के बावजूद भी हम निर्जल है। और अब आता है कि हम जो जल उपयोग करते हैं वो विशेषतः कौन सा है, ग्लेशियर वाला, हिमखंडों से जो जल आता है वो जल हम विशेषतः उपयोग करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पेयजल आपूर्ति में कौन सा जल उपयोग होता है, तो हिमखंड का जल यानी ग्लेशियर का। आपको पता है हिमखंड से निकलने वाली बड़ी नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन सी, सिंधु। और इनके माध्यम से ही हमारी सारी नदियों का जल मतलब आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने पहला टॉपिक देखा मणिपुर जल। तो जल के बारे में हमारी बात हुई। जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। पूरी पृथ्वी पर स्थल कितना है, तो 29%, 31, और जल कितना है, तो 71%। 71% जल में हमारा 97% क्या है, समुद्री जल। 3% शुद्ध जल। 3% शुद्ध जल में केवल 1.5 से 2% लगभग जल है ना अपन उपयोग में लाते हैं। और विशेषतः जो हम पेयजल उपयोग में लाते हैं वो कौन सा पेयजल है, तो ग्लेशियर का पेयजल है। तो ये टोटल आज हमारे देश में 24% घरों में ही पाइपलाइन के जरिए पेयजल है, उसको 100% लाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास। जो प्रयास कब तक चलेगा, 2024 तक। और कौन से मिशन के तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत। और जल जीवन मिशन के तहत ही मणिपुर परियोजना का उद्घाटन हुआ है। तो ये टोटल आपकी बात हो गई, पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन बात करें। इंडसेट परीक्षा का आयोजन हुआ है। इंडसेट परीक्षा का भी आयोजन हुआ जुलाई में। तो ये प्रश्न होता है इंडसेट परीक्षा क्या है, तो मानव संसाधन मंत्रालय का एक प्रोग्राम है स्टडी इन इंडिया, जो कार्यक्रम के तहत, इस स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली बार मतलब प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए परीक्षा है। प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ये परीक्षा है। अब देखो ये प्रोग्राम किसका है, मानव संसाधन मंत्रालय का। और कौन सा प्रोग्राम है, तो स्टडी इन इंडिया। तो पहला प्रश्न है मानव संसाधन मंत्रालय। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सुनिए। मानव संसाधन मंत्रालय पहले शिक्षा मंत्रालय होता था। शिक्षा मंत्रालय, देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1985 में इसको शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन मंत्रालय नाम कर दिया गया। वर्तमान में
हमारे मानव संसाधन जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल है, रमेश पोखरियाल। और रमेश पोखरियाल मंत्री है, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये कहा गया है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम वापस शिक्षा मंत्रालय किया जाना चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो पहले ये शिक्षा मंत्रालय था, मानव संसाधन मंत्रालय है, और भविष्य में भी इसका नाम कौन सा, शिक्षा मंत्रालय करने का प्रयास है। तो ये टोटल आपका पहला प्रश्न हो गया। अब स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया। 2018 क्या है ये प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम है विदेशी छात्र, जो विदेशी छात्र हैं वो भारत के 116 चुनिंदा संस्थानों में उच्च दर्जे की संस्थानों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन ले सकें, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकें, स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज कर सकें। इसके लिए ये इंडसेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें एडमिशन के लिए ये परीक्षा हुई है, जिसमें प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, देश में शिक्षा को डील करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्री अभी कौन है? रमेश पोखरियाल है, निशंक के नाम से जाने जाते हैं। और फिर हम बोल रहे हैं कि ये इन्होंने कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो स्टडी इन इंडिया कब शुरू हुआ है? 2018। इसके माध्यम से क्या है? तो विदेशी छात्रों को देश के 116 चुनिंदा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर का कोर्स करवाया जाए, और इसके लिए इन्होंने कौन सी परीक्षा का आयोजन किया गया है? इंडसेट परीक्षा का आयोजन किया है। तो ये टोटल हमारा मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में भी बात हुई और उसके प्रोग्राम के बारे में भी बात हुई। देखिए सारी चीज़ें इसमें समाहित हो रही है। ये टोटल हो गया। और आपको बताया अब है वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? अभी जुलाई में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत की है। ये वृक्षारोपण की अभियान की शुरुआत जुलाई 2020 में शुरू हुई है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये जो अभियान है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? कोयला मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। मतलब इसको जो डील करने वाला मंत्रालय है वो कोयला मंत्रालय है। जो कौन इसके मंत्री कौन है? तो प्रह्लाद जोशी। तो प्रह्लाद जोशी जो कोयला मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कोयला जहाँ पर कार्बन मिलता है, कोयला कार्बन है, तो वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ती है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव कम करने के लिए ये वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में चलेगा जहाँ पे कार्बन मतलब कोयला वगैरह मिलता है। तो ये वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। तो आपने देखा दोस्तों, तो आपके सारे तो मंत्रालय आ गए। जैसे हमने जल शक्ति मंत्रालय, नंबर 2 आपका मानव संसाधन मंत्रालय, नंबर 3 आपका कौन सा? ये कोयला मंत्रालय। तो मैंने कहा ये कोयला मंत्रालय का अभियान है जो उन्हीं क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां पर कोयले का उत्पादन मतलब कोयला उत्खनन किया जा रहा है। और मैंने कहा कोयले में कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है, और वृक्ष ना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो इसलिए उसका बैलेंस करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। अब कोयले के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोयले में हमारे कोयले के 4 रूप हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट 4 रूप हैं। अब जो हाई क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है, बाद में उसके बाद सेकंड हाई क्वालिटी का कौन सा है? बिटुमिन है, बाद में लिग्नाइट है और बाद में पीट है। यानी पीट तक आते आते कोयले की क्वालिटी पूरी तरह से गिर जाती है। तो सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट है। अब मैंने बोला एंथ्रेसाइट बिटुमिन जो कोयला है वो विशेषतः झारखंड, कौन सा? झारखंड, बाद में दूसरा पश्चिम बंगाल, और इधर आपका कौन सा? उड़ीसा आदि में मिलता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और कौन सा? उड़ीसा आदि में मिलता है। तो ये एरिया है जो उच्च क्वालिटी का यहाँ पे कोयला मिलता है। तो कोयले का उत्खनन यहाँ पे होता है। और लिग्नाइट जो है वो इंडिया में तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु, और बाद में कहाँ पर है? राजस्थान। तो तमिलनाडु और राजस्थान में कौन सा मिलता है? लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। अब आइए राजस्थान में जो कोयले की लिग्नाइट की खाने हैं वो प्लाना और बरसिंगसर और प्लाना, ये कहाँ पर है? बीकानेर। बरसिंगसर और प्लाना कहाँ पर है? बीकानेर। और आपका
कपोड़ी जालिपा कहाँ पर है? बाड़मेर। तो दोस्तों देख रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें आ गई। राजस्थान में लिग्नाइट कहाँ पर मिलता है? तो कपोड़ी जालिपा कहाँ पर है? बाड़मेर। और बरसिंगसर और प्लाना कहाँ पर है? बीकानेर में मिलता है। और लिग्नाइट लोअर क्वालिटी का कोयला है, इंडिया में कहाँ पर मिल रहा है? तो तमिलनाडु। और कहाँ पर मिल रहा है? राजस्थान। हमारे यहाँ पे उच्च क्वालिटी का कोयला राजस्थान में नहीं मिलता। उच्च क्वालिटी का कोयला राजस्थान में छोटा नागपुर आदि वाला क्षेत्र है, उसमें वो जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें सामान्यतः ज़्यादा मिलता है। तो झारखंड, बंगाल और कौन सा? उड़ीसा। और मैंने कहा कोयले के कितने प्रकार? 4। और इन कोयला प्रभावित क्षेत्र हैं, कोयला वाले क्षेत्र हैं, उत्खनन क्षेत्र हैं, उनमें ही ये वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो किसने किया है? तो कोयला मंत्रालय ने किया है। तो ये आप अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ और समझ सकते हैं। अब आते हैं मनोदर्पण। मनोदर्पण भी मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ऐप है, या जो मतलब आपका गाइडेंस के अंदर है, तो जिसके माध्यम से आप बच्चों की मनोदशा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक, क्योंकि आजकल बच्चा है वो सामान्यतः खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। और आपको पता है रिजल्ट आने पर कई प्रकार की घटनाएं होती है, रिजल्ट आने पर कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो उनको मनोवैज्ञानिक मनोबल, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्ट करने के लिए एक मतलब ऐप बनाया है, एक मतलब गाइडेंस केंद्र बनाया है, जो सामान्यतः किसके नाम से जाना गया है? मनोदर्पण। मनोदर्पण, मनोदर्पण यानी बच्चे की मनोदशा को जानने का दर्पण। बच्चे की मनोदशा को जानने का दर्पण, यानी आप किसी भी प्रकार की जो गाइडेंस है वो इसके माध्यम से ले सकते हैं, जिससे बच्चों की मनोदशा सुधरे और वो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हों? मजबूत हों। इसके लिए यह है आपका मनोदर्पण। दोस्तों एक जो टॉपिक है वो हमारा शहीदों को समर्पित है, हमारे देश के शहीदों जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किए। कारगिल विजय दिवस आपने देखा हो, तो कारगिल विजय दिवस कल हमने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? कारगिल विजय दिवस मनाया 26 जुलाई को। तो कारगिल विजय दिवस, कारगिल, पहला प्रश्न है कारगिल कहाँ पर है? तो कारगिल लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख। ये बेसिकली बृहत हिमालय के पार्ट वाले एरिया में है। लद्दाख का ऊपर वाला हिस्सा तो ट्रांस में है, और बाद में कौन सा? बृहत हिमालय के अंदर है। तो बृहत, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी कारगिल। कारगिल आजकल कहाँ पर पड़ता? तो लद्दाख में। और बेसिकली आपका कौन से का पार्ट है? तो बृहत हिमालय का पार्ट है, बृहत हिमालय का पार्ट है। अब इसमें ये तो हो गया ज्योग्राफिकल कंडीशन। इसमें उधर पाकिस्तान की सीमा, हमारी भारत की सीमा। तो पाकिस्तान ने हमारी कारगिल की टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा कर लिया था? टाइगर हिल्स पर। टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया था। तब विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 99 में चलाया और हमने टाइगर हिल्स को अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से इसको कारगिल विजय के रूप में भी जाना जाता है। और तब से हम कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाते हैं। और इस युद्ध, इस जो अघोषित युद्ध था उसमें बोफोर्स तोप को सबसे ज़्यादा यूज हुआ। कौन से तोप का यूज हुआ? बोफोर्स का। और बोफोर्स तोप हमने कहाँ से ली थी? स्वीडन से। कहाँ से ली? स्वीडन। तो इसको सब चीज़ों से जोड़ सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, बोफोर्स तोप का सबसे ज़्यादा यूज जो हुआ वो कारगिल युद्ध में हुआ। और बोफोर्स तोप हमने कहाँ से ली है? तो स्वीडन से। और बेसिकली ये कब की बात हो? तो 99 की। ये जो ऑपरेशन चलाया गया वो नेतृत्व कौन था? विक्रम बत्रा। और इधर आपका बोले तो विक्रम बत्रा तो, और किसको लेकर था? तो टाइगर हिल्स। बोफोर्स जो कारगिल की चोटी कौन सी है? टाइगर हिल्स पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको हमने छुटाया। तो ये सब चीज़ें आपके कारगिल के बारे में थोड़ी देख सकते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सारी चीज़ें इसमें आती है। अब हम बोल रहे हैं एक ऑपरेशन विजय तो कारगिल के लिए है, और एक ऑपरेशन विजय हमारे और जोड़ सकते हैं, वो गोवा के लिए है। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा पर क्या था? पुर्तगालियों का शासन था। तो 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा को छुड़वा लिया। गोवा को छुड़वा लिया। उस ऑपरेशन का नाम भी क्या था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। तो गोवा को हमने छुड़वा लिया था कब? 1961 में। और उसको ऑपरेशन का नाम भी क्या है? ऑपरेशन विजय के नाम से इसको जानते हैं। ऑपरेशन विजय 1961। और उसमें हमने गोवा को पुर्तगालियों से छुटा लिया था। एक गोवा था, एक दमनदीप था, दादरा नगर हवेली थी, तो इनको हमने छुटवा लिया। तो गोवा हमारा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में राज्य बन गया। आज देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा, जिसकी राजधानी कौन सी है? पणजी। और गोवा
सबसे ज़्यादा नगरीय घनत्व वाला भी राज्य, नगरीय जनसंख्या वाला भी राज्य है और सबसे छोटा राज्य भी है, आपका प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भी है और समुद्री अनुसंधान संस्थान भी गोवा में ही है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहाँ पर है? गोवा में ही है। तो ये काफ़ी हद तक गोवा किसके लिए जाना जाता है? इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो आज की हमारी कितनी न्यूज़ थी? 5 न्यूज़ थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया आपसे, और 5 न्यूज़ के माध्यम से हमने सभी मंत्रालयों और सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कराया। कुछ स्टूडेंट मेरे को कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो दोस्तों इसमें सब चीज़ें आ रही हैं। इन क्लासों को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो सारी सब्जेक्ट इसमें जोड़े जा रहे हैं और आपको काफ़ी आनंद आएगा। इनको आप करंट ही नहीं माने, ये करंट के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से भी सब्जेक्टों से जोड़ना बताया जा रहा है। तो आप रोज़ाना देखते रहें, कंटिन्यू जुड़े रहें। हम कल इसी के साथ करंट अफेयर के साथ 28 जुलाई को फिर बात करेंगे, और रोज़ाना देख करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।